नमस्कार, आदाब में निदा खान, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। विनोद तावड़े बने यूपी भाजपा के प्रभारी, पंजाब में सतीश पूनिया को सौंपी कमान। सरकार के एक्शन के बाद झुका मेटा, सीसैम कंटेंट हटाया। महाराष्ट्र में 2 करोड़ से ज्यादा भाजपा विरोधी वोटर्स को एसआईआर में किया गया बाहर, एनसीपी एसपी एमएलए रोहित पवार ने लगाया आरोप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय, अनिल मिश्रा बेदाग, एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में मिली क्लीन चिट। मनोज कुमार झा बोले, झारखंड की सरकार ने छात्रों की आवाज को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना। गाजा पर इजरायली मंत्री वेन गोयर का विवादित बयान, कहा वे इंसान नहीं, हर रात 30-40 को मारो। अब समाचार विस्तार से। भाजपा ने बड़ा फैसला लेते हुए वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। उसके साथ ही जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया है, तो वहीं तरुण चुग को गुजरात और सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया है। सोमवार को ही भाजपा ने राज्यसभा सांसद तावड़े को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया था। सतीश पूनिया भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं और वहीं पर राज्यसभा सांसद तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। टीम नितिन नवीन के 65 नेताओं की लिस्ट में 8 यूपी से थे। पिछले कुछ महीनों से विनोद तावड़े यूपी में लगातार सक्रिय थे। योगी कैबिनेट विस्तार के दौरान नामों का पैनल भी विनोद तावड़े ने तैयार कर केंद्र सरकार की सख्ती के बाद मेटा ने गैर कानूनी सीसैम के कंटेंट पर कार्रवाई की है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक मेटा ने बच्चों को यौन शोषण से जुड़ी गैर कानूनी सामग्री यानी कि सीसैम पर कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी गैर कानूनी सामग्री के मामले में सोशल मीडिया कंपनियों को सेफ हार्बर की सुरक्षा नहीं मिल सकती है। हालांकि किसी कंपनी ने कानून का उल्लंघन किया है या नहीं, उसे सेफ हार्बर मिलेगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला अदालत करेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बार बार सामने आने वाले गैर कानूनी कंटेंट पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही आईटी एक्ट की धारा 59 के तहत सरकार की कार्रवाई के नियमों के मुताबिक और सीमित मामलों में ही की जा रही है। महाराष्ट्र में जारी एसआईआर के 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं के फॉर्म विभिन्न कारणों से जमा नहीं हुए हैं। एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की और मतदाता सूची से 2 करोड़ से अधिक नामों को हटाए जाने पर आपत्ति जताई है। राज्य में एसआईआर के तहत मतदाताओं की जानकारी जुटाने का काम 30 जून से शुरू हुआ था। अभी उनमें से 2 करोड़ के नाम ये वहां पे रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उनके तरफ से जब ये एसआईआर किया गया था कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। उसमें कुछ जेन्युइन लोगों के, मतलब जेन्युइन इन द सेंस जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका मृत्यु हो गया, उन लोगों का नाम कट होता है तो ठीक है। जो लोग वहां पे स्थलांतरित हुए, दूसरे सिटी में जाके रहे, तो उनका नाम कम हो रहा है तो ठीक है। लेकिन हमारा कहना है कि वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद भाजपा के विचार के नहीं है, उनके नाम भी वहां पे कम किए गए। अभी जो 2 करोड़ लोग कम होने के बाद महाराष्ट्र में अभी जो मतदार का जो आंकड़ा है वो आता है 7 करोड़ 60 लाख। उसमें भी अभी वो आगे जाके मैप्ड, अनमैप्ड एंड एक थर्ड कैटेगरी उन्होंने जो किया है, वेस्ट बंगाल में भी उन्होंने किया था कि विथ एनोमलीज। तो ये जो विथ एनोमलीज कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भाजपा के विचार के नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में उन लोगों को वहां पे मतदान के लिए नहीं दिया था। तो 2 करोड़ का आंकड़ा आगे जाके शायद वो 2 करोड़ 20 लाख या शायद 2 करोड़ 50 लाख तक भी जा सकता है। तो महाराष्ट्र में 9 करोड़ 70 लाख जो मतदार थे, वो शायद आगे जाके सिर्फ 7 करोड़ के मतदान रहेंगे। दादा, जिस तरीके से कल आप भी चोकलिंगम साहब से मिले थे। कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंधे पाटिल ने कहा कि अगर नक्सली की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के तौर पर की जाए जो संविधान का विरोध करता है, तो आरएसएस जिसने संविधान का विरोध किया था असल में असली नक्सली कहलाएगा। आपको मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भोजन, कपड़े, आवास और पेपर लीक रोकना। आज यही असली मुद्दे हैं और जब युवा आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो आपको इन मामूली बातों के बजाय उन वास्तविक राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। ये किरण रिजिजू कहते हैं, हमने कांग्रेस को नहीं कहा। हेमंत बिसाव कहते हैं असली नक्सल है। तो फिर किरण रिजिजू के मुताबिक जो संविधान का विरोधी है, 370 का जिन्होंने विरोध किया, और 1-2 मुद्दे हैं, तो सबसे पहले तो संविधान का विरोध में आरएसएस है और आरएसएस थी, तो फिर असल नक्सल तो आरएसएस हो गई।
तो हेमंत बिसाव शर्मा हर वक्त दिमाग लगाने की कोशिश मत किया करो, फंस जाओगे। अभी जनता समझ चुकी है, आप जो कुछ भी उल्टा करोगे उल्टा ही पड़ेगा। पहले कांग्रेस जनता पार्टी खुल गई, अब दिमाग नहीं नक्सल पार्टी खुल गई है। तो मूल मुद्दों पर रहो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, पेपर लीक नहीं होना, ये सारी चीजें जो है आज महत्वपूर्ण है। और छोटे छोटे बच्चे आपके खिलाफ खड़े हुए हैं ना, उस मुद्दों को एड्रेस करो। वो मुद्दे हैं देश के मुद्दे, ये मुद्दे देश के मुद्दे नहीं है। महाराष्ट्र में एसआईआर की मुदत जो थी वो खत्म हुई है, अब ड्राफ्ट लिस्ट भी आने वाले, कहा जा रहा है कि बहुत से नाम कटे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा नाम कटने वाले हैं। और सबसे अहम बात तो यह है कि अनकलेक्टेड फॉर्म, अगर नागपुर का आप उदाहरण लोगे, अनकलेक्टेड फॉर्म करीब 30% तक है, एनोमलीज जो है वो 10% तक है। तो काय का ऐसा यार, आपके बीएलओ जिसको 3 बार एक घर में जाना है, 1 बार भी नहीं गए। बीजेपी के दफ्तर से काम चल रहा है, हैदराबाद हाउस में नागपुर के जो सीएम ऑफिस चलाते हैं वहां बैठकर बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी लिखती है कि बीजेपी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें हमारे, विरोधी और न्यूट्रल, ऐसे 3 कैटेगरी में जो है वो उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को समर्थन करने वाले लोगों को कैसा एनरोल किया जाए, ये सरकार कर रही है काम। सरकार माने इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो ये जो धंधा है, ये धंधा बहुत गंदा है, लोकतंत्र को खत्म करने का धंधा है। ये सुधर जाए। ये मियाद बढ़ानी चाहिए थी, और बीएलओ जो जाता नहीं है 3 घरों में, उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। मेरे घर में तो नहीं आए 3 बार, किसी के घर में 3 बार नहीं आए। या तो बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के यहाँ बैठ जाते हैं, मंदिर के वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता को लेके बैठ जाते हैं, किसी चौराहे पे कार्यकर्ता को लेके बैठ जाते हैं बीजेपी के। ये कौन सा धंधा है? आप एसआईआर करा रहे हो या लोगों को सिटीजनशिप के हक से महरूम करने की कोशिश कर रहे हो? बहुत गंभीर है ये सब। गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 पैराग्राफ गाए गए। पूरा वंदे मातरम नहीं गाए जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। भाजपा ने इसे लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से इसे कार्यक्रम की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। अब ये मुद्दा एक बार फिर से राजनीति का केंद्र बन गया है। इसी सिलसिले में बात करते हुए कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि वंदे मातरम में 2 ही छंद होते हैं। भाजपा हमें राष्ट्र प्रेम ना सिखाए। जो लोग आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, क्या वे हमें राष्ट्र प्रेम पढ़ाएंगे? बीजेपी क्या बोले, वो राष्ट्र प्रेम हमें नहीं सिखाया है। जो लोग अंग्रेजों के साथ में थे जब आज़ादी की लड़ाई में, वो हमें देश प्रेम पढ़ाएंगे। और इसलिए बीजेपी हमें ज़्यादा देश प्रेम ना पढ़ाए, पहले अपने गिरेबान में झांके। और पहला मुद्दा है कि आज हमारे सामने, देश के सामने जो प्रश्न है, किसानों के हैं, युवाओं के हैं, देश की सीमाएं आज सुरक्षित नहीं है। और इसलिए ये सब बातों पे सरकार में रहने वाली बीजेपी, उन्हें उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। ये भूमिका हमारी है। दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की हत्या के विरोध में पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को आज दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई। आप नेताओं का आरोप है कि सुबह करीब 4 बजे सादा वर्दी में करीब 20 पुलिसकर्मी विधायक के घर पहुंचे थे और उन्हें अपने साथ ले गए। पार्टी का दावा है कि पुलिस ने विधायक को मोबाइल फोन भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते परिवार को उनके ठिकाने की जानकारी नहीं मिल पा रही है। आपको हैरत होगा कि हमारे जो एमएलए कुलदीप कुमार, एक सफाई कर्मचारी की सरेआम मर्डर कर दिया गया, उसके न्याय की मांग कर रहे थे। उनको सुबह 3 बजे घर से उठा लिया गया। ना केवल उठाया गया 3 बजे, उनके घर के कैमरे तोड़ दिए गए, उनका डीवीआर उठाकर ले गया। और अभी 11 बजने वाले हैं, कुलदीप कुमार कहाँ है, किसी पुलिस ऑफिसर को कोई जानकारी नहीं दे रही है। क्या छुपा रही है दिल्ली पुलिस? क्या वो करना चाहते हैं? क्यों नहीं जानकारी दे रहे? मेरी एसीपी से बात हुई, उनका मुझे पता नहीं है। डीसीपी मेरा फोन नहीं उठा रहा। डीसीपी 2 कह रही है पीएमपीएचयू की मीटिंग में हूं। ज्वाइंट सीपी कहते हैं जी घबराइए नहीं, हम पता करते हैं। कैसे नहीं घबराएं साहब? खुलेआम मर्डर हो रहा है, तुम उसको तो पकड़ नहीं पा रहे हो। जो आवाज उठा रहा है तुम उसको गायब कर दे रहे हो। शादी वर्दी में जा रहे हो, डकैतों की तरह तुम डीवीआर गायब कर रहे हो। चिंता कैसे नहीं हो? तो चिंता हमें है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं सीपी साहब को भी कि ये दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी में
तुम इस तरह से आवाज उठाने वाले को गायब कर दोगे। जिस सफाई कर्मचारी की हत्या कर दी गई उसको जबरदस्ती उसके हॉस्पिटल से उठा करके उसके घर ले जाया गया और दाह संस्कार करने का दबाव बनाया जा रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। और जब तक कुलदीप कुमार के बारे में पता नहीं चलता है कि कुलदीप है कहाँ, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पहली एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी गई है। सूत्रों का दावा है कि इस रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिली है। प्रारंभिक रिपोर्ट में भी चंपत राय को क्लीन चिट दी गई थी। अनिल मिश्रा का नाम प्रारंभिक रिपोर्ट में काउंटिंग के लापरवाही का आरोप था, लेकिन सीधा आरोपी नहीं बनाया गया था। सूत्रों का दावा है कि इस फाइनल रिपोर्ट में भी अनिल मिश्रा का आरोपी नहीं बनाया गया है और इस फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को दोषी नहीं पाए गए हैं और उनका नाम आरोपियों की सूची में शामिल नहीं है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में केवल उन 8 लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के बुराड़ी में नाबालिग लड़की की हत्या का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। पुलिस को काले रंग के सूटकेस में एक लड़की की लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खबर के मुताबिक ट्रैप लगाया और संदिग्ध तौर पर जा रहे आरोपी अविनाश निवासी मुकुंदपुर को गिरफ्तार किया। सख्त पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मृतक लड़की की उम्र करीब 17 साल है। लड़की को कुछ दिन पहले बिहार से दिल्ली लाया गया था। बताया जा रहा है कि मृतक बिहार में किसी लड़के से मोबाइल पर बात करती थी और बात मृतक के चचेरे भाई अविनाश को पसंद नहीं थी। इसके बाद आरोपी बहाने से वो कुछ दिन पहले लड़की को दिल्ली लेकर आ गया था और इस बार अविनाश को शक था कि दिल्ली आने के बाद भी लड़की किसी लड़के से फ़ोन पर बात करती है, जिसके बाद अविनाश ने अपनी चचेरी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को सूटकेस में भरकर अजीत विहार इलाके में फेंक दिया। बरामद हुआ, क्या पूरा मामला था और कैसे इस चीज़ को अंजाम दिया गया? बेसिकली हमारी जो स्पेशल स्टाफ की टीम है वो बड़ी एक्टिव है इस मुकुंदपुर और आसपास के इलाकों में, क्योंकि वहाँ से आए दिन काफ़ी कंप्लेंट्स आती रहती हैं ऑर्गेनाइज क्राइम रिलेटेड। तो वहीं का हमारा एक मुखबर है, उसने हमें बताया कि एक व्यक्ति जो है बड़ा सस्पिशियस तरह से मोटरसाइकिल पे एक सूटकेस लेके गया और जब वापस आया तो सूटकेस उसके साथ नहीं था। तो जब ये खबर आई हमारे पास तो हमने वो आइडेंटिफाई करा वो बाइक और वो व्यक्ति कौन था। उसके बेसिस पे हमारे जो स्पेशल स्टाफ की टीम है, इंस्पेक्टर विश्वेंद्र और हेड कांस्टेबल संजय, इन्होंने वो व्यक्ति को एप्रीहेंड किया। उससे जब पूछताछ करी तो उसने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने जो है अपनी एक कज़िन है जो नाबालिग लड़की थी उसका मर्डर किया है और वही शव जो है सूटकेस में उसने रख के एक बुराड़ी के पास अजीत विहार करके एक इलाका है वहाँ पे जंगल में फेंक के आया है। सर, मर्डर करने के पीछे की कोई वजह जो स्पेसिफिकली उसने आपके सामने बताई? इनका किसी तरह का एक फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा था। इसमें कुछ बातें सामने आई हैं जो इनकी पर्सनल बातें थी, आपस में इनकी बनती नहीं थी। कुछ लोगों की जो पेरेंट्स और डॉटर और इस टाइप की सी कुछ कहानी सामने आई है जो स्केची से डिटेल्स हमें उस समय मिले थे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसमें जा नहीं पाए क्योंकि इतना सीरियस माहौल था उस समय। इम्पोर्टेंट ये था कि हम जो है बॉडी रिकवर करें, तो उस पर ही फोकस था। लड़की की परिवार का इस पूरे हादसे को लेकर आपसे क्या सवाल थे और क्या आप लोगों ने उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड किया? हम लोगों ने तो बेसिक जो शुरुआती काम है उस वहीं तक अपना रोल लिमिटेड रखा, क्योंकि जो पूरा मौका और जो पूरा जहां बॉडी मिली है वो सारा ही बुराड़ी एरिया का था। तो हमारी जो ड्यूटी बनती थी वो ये थी कि हम इमीडिएटली रिकवर करें और अक्यूज्ड को और जो डेड बॉडी है उसको हैंड ओवर किया जाए। तो वो हम लोगों ने एज सून एज पॉसिबल उनको आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि झारखंड की सरकार ने छात्रों की आवाज़ को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना है। झारखंड सरकार ने छात्रों पर पैलेट गन नहीं चलाई, कील लगी लाठियां नहीं बरसाई। छात्रों की कुछ लंबे समय से चली आ रही मांगे थी जिन्हें सरकार ने कहा है कि हम पूर्ण करेंगे। सभी सरकारों और केंद्र सरकार को भी ये निर्देश दिए हैं कि छात्रों को देशद्रोही और नक्सली कहकर आप भगा नहीं सकते हैं। जिस तरीके से झारखंड में स्टूडेंट लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब झारखंड परीक्षा है वो रद्द कर दिया गया, इसका भूख हड़ताल को खत्म कर दी गई है। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि झारखंड की सरकार ने छात्रों की आवाज को सुना और संवेदनशीलता के साथ सुना। पैलेट गन नहीं चलाए, कील लगी लाठियां नहीं बरसाई उनके पीठ पे, छाती पे। इसका मैं समझता हूं इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। उनकी कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स थी जिसको सरकार ने कमिट किया है कि इसको हम करेंगे। और मैं समझता हूं कि तमाम राज्य सरकारों और केंद्र की सरकार के लिए भी संदेश है
कि छात्रों युवाओं को देशद्रोही, दिमागी नक्सली बोल करके आप यू कैन गेट अवे। यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू देयर कंसर्न्स। ये जो आर्किटेक्चर है ना एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, अब ये लोगों को परेशान कर रहा है। बिहार सरकार ने भी छात्र प्रदर्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। बिहार सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोप में इनकार किया। सिवान में एक कांस्टेबल भीड़ में फंस गया था, इसीलिए उसने AK-47 में हवा में 4 गोलियां चलाई। इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हाथी चौक के पास एक ASI ने भीड़ हटाने के लिए 9 mm पिस्टल से 2 गोलियां दागी थी, जिससे 3 प्रदर्शनकारियों को मामूली चोट आई। जिन 3 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है वो AK-47 की गोली से घायल नहीं हुए थे। AK-47 चलाने वाले कांस्टेबल को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पास गए हैं जहाँ AK-47 से किसी को नहीं दिक्कत हुआ है सर। छात्र घायल नहीं हुए थे। AK-47 से फायरिंग के दौरान फायरिंग की गई सिवान में ना जी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया सर। देखिए ऐसा है कि जो घटना घटी उस समय और जिस तरह का माहौल था ये भी आप लोग जानते हैं कि छात्रों को इशू को केंद्र सरकार ने जो भी उनके इशू तो सारे इशू को एड्रेस किया केंद्र सरकार ने, और यहाँ भी मुख्यमंत्री ने क्लियर कट आदेश दिया था कि जो छात्रों का इशू है या उनके ऊपर कोई केस है, ये है, सब चीज को खत्म किया गया। सिवान में जो घटना घटी उस पर बिहार सरकार ने इमीडिएटली कार्रवाई किया। जिसने ये किया था उसको सस्पेंड किया गया, जांच चल रही है उसके ऊपर। उस बैकग्राउंड में जाना हमको तो कोई उचित नहीं लगता है, जब ऑलरेडी एक जांच चल रहा है और जो ये काम किया था उस पर ऑलरेडी सस्पेंड हो गया है, तो बिहार सरकार तो जो एक्शन लेना था सर एक्शन ली। कोई घटना घट सकती है, लेकिन घटना के बाद सरकार का इंटेंशन कैसा है वो भी देखना चाहिए। उसमें सारी कार्रवाई जो हो सकती थी इमीडिएटली वो मुख्यमंत्री ने लिया है उसमें। लेकिन तेजस्वी जी कल सर इसी मामले पर सर राजभवन मार्च कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे? तेजस्वी जी मैंने पहले भी कहा था। भाजपा ने पंजाब चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने सांसद सतीश पूनिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया था। इसके अगले दिन पार्टी ने उन्हें पंजाब भाजपा का प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा पार्टी ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाया है, तो वहीं तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में सांसद सतीश पूनिया को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सतीश पूनिया को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। पूनिया ने नई जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी नेतृत्व और संगठन का आभार जताया। शुभकामनाएं। कल आपको राष्ट्रीय महामंत्री पार्टी ने दायित्व दिया और आज पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी एज ए प्रभारी के तौर पर आपको दी। किस तरह देखते हैं इस नई जिम्मेदारी? देखिए, मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह राजनीतिक जीवन शुरू किया था। काम करने में भरोसा था, विचारों के प्रति मैं प्रतिबद्ध था और पार्टी ने इतना बड़ी जिम्मेवारी दी है। ये मेरे लिए पद से ज़्यादा भरोसा है, पार्टी का विश्वास है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस विश्वास को मैं कामयाब। ये बात सही है कि देश के कई हिस्सों में हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के उत्थान का समय था राजनीतिक तौर पर, तो हम लोगों ने गठबंधन से अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी और गठबंधन के धर्म को वाजपेयी जी के युग से बहुत अच्छे से निभाया। पंजाब में भी एक अच्छी केमिस्ट्री थी बादल साहब की, वाजपेयी जी की, और बहुत लंबा लाइन्स हमारा चला। कालांतर में कुछ बातें हुई जिसके कारण लाइन्स से अलग हुए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी चर्चा में और विचारों में संगठनात्मक तौर पर पंजाब के हर हिस्से में है। कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी संगठन को दुरुस्त किया जा सके और कुछ उसमें इजाफा कर सके। राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने देश में बड़े मिथक तोड़े। अभी किसी ने पूछा कि आप कैसे भरोसा करोगे कि सरकार बनी जाएगी, तो मैं उनको त्रिपुरा याद दिला रहा था कि जहां हमारी उससे एक पहले चुनाव पहले 0 सीटें थी और उसके बाद हमने सीधे सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने एक दमदार चुनाव लड़ा, विपक्ष में हमारी बड़ी सीटें आई और उसके बाद अभी हमने सरकार बनाई। हरियाणा के बारे में शर्तें लगाते थे कि बीजेपी के कभी सरकार नहीं बन सकती, उस प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी धारणा को, मिथक को तोड़ने का काम करती है, इसलिए बीजेपी को पंजाब में अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। एक अंडर करंट बीजेपी के पक्ष में और आम आदमी के खिलाफ दिखती है। एंटी इनकम्बेंसी भी है, नशे को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, वहाँ की आर्थिक बदहाली को लेकर।
तो मैं समझता हूं कि बीजेपी एक अच्छा प्रदर्शन वहां पंजाब में करेगी। कोशिश रहेगी कि हम अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आए। कुछ भविष्य के काल्पनिक प्रश्न हैं जिनका संबंध अलग अलग लोगों से अलग अलग किस्म से है, पर हमारी कोशिश रहेगी कि पंजाब में हम लोग अपने बूते पर सरकार बनाएं। मध्य पूर्व की गाजा पट्टी में संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है। शांति समझौते की कोशिशों के बीच भी संघर्ष जारी है। इस बीच इजरायल के कट्टरपंथी नेता और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्रीवर ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि इजरायली सेना को हर रात गाजा में 30 से 40 लोगों को कत्ल कर देना चाहिए। गोई ने यह भी कहा है कि उस इलाके में रहने वाले फलस्तीनी लोग इंसान भी नहीं है। गोई, जो बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन वाली सरकार के सबसे कट्टरपंथी नेताओं में से एक है, उसने ये बात गाजा के बंधक रहे एक युवक के साथ एक पॉडकास्ट में कही। यदि समाचार बस यही समाप्त होता है। मौजूद इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।